Jai Hind everyone, welcome back to our YouTube channel, The Defense Guide. And today in this video, we are going to study a very important topic, which is 5-year plans. Okay, it is a very important topic. ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, rather ये हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि you have to know all the 5-year plans, right? टू अपियर फॉर एनी एग्जाम, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड है। और इकोनॉमिक प्लानिंग से मुझे याद आया कि इससे पहले मैंने डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पे वीडियो बनाई। ये बहुत छोटी सी 10 मिनट की वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखें क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं और इम्पॉर्टेंट PYQs तो मैंने साथ में अटैच करके रखे हैं सो दैट यू गेट अ रेफरेंस कि वेदर दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट। तो वैसे ही थोड़ा सा PYQ देख लेते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और आप देखेंगे कि कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन आ रखा था कि रिसेंट में ही आ रखा था कि 5th 5-year प्लान, 7th 5-year प्लान, 9th 5-year प्लान, 11th 5-year प्लान को उनके ऑब्जेक्टिव से मैच करने को आ गया था। फिर क्वेश्चन आया था कि 2nd 5-year प्लान में इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर क्वेश्चन आया था कि जो 5-year प्लान है उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, उसके लिए आपको 1st, 9th, 3rd, 7th और 9th 5-year प्लान पता होने थे। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि कौन सा 5-year प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया। फिर क्वेश्चन था कि इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है। फिर क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर कौन से प्लान में ज़्यादा एलोकेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटले। उसके बाद क्वेश्चन था कि 5-year प्लान सबसे पहला कहाँ लॉन्च हुआ। ये मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसमें, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। बहुत छोटी 10 मिनट की वीडियो है, उसके बाद ये वीडियो आप देखना। फिर था कि गरीबी हटाओ कौन से प्लान में था। यू आर सीइंग कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, फिर से ऑब्जेक्टिव्स को प्लान से मैच करना आ गया। ठीक है भाई, 1st, 5th, 11th, 12th। उसके बाद फिर क्वेश्चन था कि नेहरू महलनोबिस स्ट्रैटेजी कौन से प्लान में फॉलो हुई। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है कि 12th 5-year प्लान में इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, 12th 5-year प्लान का इनमें से कौन सा टारगेट नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर यू सीइंग? फिर से आ गया क्वेश्चन 12th 5-year प्लान में इनमें से कौन सा रियल GDP ग्रोथ था। फिर यू आर सीइंग इतने क्वेश्चंस, और क्वेश्चन लेके ये भी पता चल गया कि भाई कौन कौन से प्लान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 12th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 11th थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था 9th प्लान इंपॉर्टेंट है, देन 7th भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और 1st और 2nd प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया भी लग गया कि कौन से प्लान में हमें थोड़ा डेप्थ में देखना है और कौन से प्लान में सिर्फ उनके ऑब्जेक्टिव्स देख लेने हैं और ऊपर से देख लेना है, राइट। और इसीलिए प्लान्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या किया है, वही बिल्कुल ही शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट 2 से 2.5 पेज में समअप कर दिया है आपका 5-year प्लान। उसको एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो हाईलाइटेड पोर्शन है सिर्फ वही देखना है एग्जाम में और वही देख करके जाना है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है 5-year प्लान, वेल एंड गुड, अदरवाइज लेट्स रिवाइज इट नाइसली। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 5-year प्लान से, वो भी 1st 5-year प्लान से। थोड़ा सा मैं वापस से आपको इंट्रोडक्शन अगर देना चाहूँ तो मैंने आपको जो इससे पहले एक वीडियो आई है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, उसमें बताया है कि प्लानिंग कमीशन तक आते आते क्या क्या चीज़ें हो रखी थी, कौन कौन से प्लान आ रखे थे। आपको पता है कि जो है नेशनल डेवलपमेंट का, सॉरी, आपको पता है कि बॉम्बे प्लान, सर्वोदय प्लान, ये सारे प्लान्स हमने पढ़ के रखे हैं उस प्रीवियस वाली वीडियो में, तो प्लीज़ आप उसको जाकर देख लेना। वो सारे प्लान्स भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो प्लानिंग कमीशन के आने से पहले आए हुए प्लान्स थे। तो जब प्लानिंग कमीशन आ गया उसके बाद से क्या क्या प्लान्स हैं वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को जो है इस्टेब्लिश हुआ था बाय जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट, ठीक है, बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। इट वाज नॉट बाय सम अमेंडमेंट और सम एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ना तो प्लानिंग कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यू हैव टू रिमेंबर दिस। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी लॉ के थ्रू आना, ये किसी भी लॉ के थ्रू नहीं आई थी। इट वॉज नियरली पास बाय द गवर्नमेंट, ओके।
और क्यों पास किया था? ताकि हम अपनी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान कर सकें, राइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान कर सकें। और कैसे प्लान कर सकें? 5 ईयर प्लान को। और इसके लिए हमने किसको कॉपी किया या किसको हमने आइडियल माना? इसके लिए हमने यूएसएसआर को आइडियल माना था कि यूएसएसआर भी 5 ईयर प्लान्स लाने लगा था 1929 से बाय जोसेफ स्टालिन। तब से फिर हमने भी ये फॉलो करना स्टार्ट किया। नाउ और जो है ये जो प्लानिंग कमीशन है ये 2014 तक ही चलना उसको 17 तक था वैसे, बट 2014 तक चला। उसके बाद से आप सबको पता है कि कौन सी सरकार आ गई, और उस सरकार के आने के बाद से सारी जो ये वाली इसको रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से। तो 2017 ना होकर के अब 2015 से ही नीति आयोग आ गया, ठीक है। और नीति आयोग अब जो भी प्लानिंग होती है इंडिया में, इकोनॉमिक प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग, वो सब नीति आयोग सुपरवाइज करता है, उसमें वो सजेशंस देता है। ओके, सो यूएसएसआर ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाए थे, मैंने आपको बता दिया, इन 1928-29। उसके बाद अब शुरू करते हैं अपने 5 ईयर प्लान से। हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या है? 1951 टू 2017, बट चला कब तक? 2014 तक ही चला था। और टोटल 12 प्लान्स आए थे ठीक है। सबसे पहला प्लान था 1951 टू 1956, एंड ये प्लान था फोकस्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे, कि जो भी डैम्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, उनको डेवलप करना, लिविंग स्टैंडर्ड्स को लोगों के इंक्रीज करना, इस सब पे फोकस था। सो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बस ऑब्जेक्टिव्स आएगा, तो आप बस एक बार ऑब्जेक्टिव्स को देखो, थोड़ा सा देख लो कि उस ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या कर रहे थे हम लोग, ठीक, बस। और थोड़ा टारगेट्स भी देख लो। वैसे टारगेट्स पे क्वेश्चंस कुछ स्पेसिफिक प्लान्स को लेकर आते हैं, जो कि 12th प्लान हो गया, बट तब भी आप एक बार देख लो कि टारगेट्स हमने रखे थे कि 2.1% का जीडीपी ग्रोथ हम रखेंगे, 2.1% का, बट हुआ कितना? 3.6%, यानी कि हमने इसमें इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी करके रखी थी, और अच्छा टारगेट मतलब एक तरीके से इम्प्लीमेंट भी हुआ। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो है कि इसको कहा जाता है हैरेड डोमर मॉडल। क्या कहा जाता है? हैरेड डोमर मॉडल। फिर से आई रिपीट, हैरेड डोमर मॉडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग इकोनॉमिस्ट थे, और इनके आइडिया के बिहाफ पे हमने बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। हैरेड डोमर के जो भी आइडियाज़ थे कि कैसी होनी चाहिए इकोनॉमिक प्लानिंग, तो उन्होंने एग्रीकल्चर पे काफ़ी फोकस किया था, इसलिए ये फर्स्ट प्लान एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी हुए थे, मैंने यहाँ लिख रखे हैं, बट इनका आपके एग्जाम से कोई लेना देना ऐसा सच है नहीं। क्या पता आ जाए, क्या पता ना भी आए, क्यों, बट इससे क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी में आ जाते हैं। जैसे कि इस टाइम पे मैंने आपको बताया ना, इरिगेशन फैसिलिटी पे काम हुआ, तो भाखरा नंगल जो डैम था उसका कंस्ट्रक्शन इसके दौरान चल रहा था, ठीक है। देखो मैंने लिख भी रखा है, हीराकुद डैम जो महानदी रिवर पे है, वो भी इसके ड्यूरेशन के टाइम में ही कंप्लीट हुआ था। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जिसको हम फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ था 1948 में, बट ड्यूरिंग दिस प्लान देयर वर अ लॉट ऑफ डैम अंडर दिस प्रोजेक्ट व्हिच वर कंस्ट्रक्टेड, लाइक तिलैया, कुनार, मैथो, पंचेत, ठीक है, ये सब बने थे, बट ये एग्जाम में आता नहीं है, ये आपके ज्योग्राफी सेक्शन का पार्ट हो गया है। तो यू कैन सी दीज थिंग्स जो एक्स्ट्रा में मैंने लिख रखी हैं, ये आपको ज्योग्राफी में काफ़ी हेल्प करेगा, और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो काम थे वो कैसे कैसे थे। आप देख रहे हो कितना हमने डैम्स वगैरह पे काम कर रखा है, और बहुत कुछ कर रखा है, तो ये आप एक्स्ट्रा चीज़ मत देखो। आपको वैसे देखना है तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, क्योंकि पूछ सकता है तिलैया डैम किस पे है, पंचेत डैम दामोदर रिवर पे है, ठीक है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ, ऐसे आ सकता है। बट इकोनॉमिक्स में तो आपका मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब हम जो है मूव ऑन करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान अगर आप देखो तो ये आपका है 1956 से 1961 तक। और अब देखो, याद करने का तरीका देखो, ठीक है, एक अपने माइंड में आप एक स्टोरी बनाओ कि सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर पे काम वाम कर लिया, ठीक है, पेड़ वेड़ सब लगा लिए, अब एग्रीकल्चर पे काम हो गया है, तो अब हम अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे। तो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इट वाज फोकस्ड अपॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि अब तो हम हर जगह फैक्ट्रीज बनाएंगे, ठीक है, अब फैक्ट्रीज पे अपने काम वाम करेंगे, और हमारे जो पब्लिक सेक्टर है उसको भी थोड़ा डेवलप करेंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था। गॉट इट। इस प्लान को कहा जाता है महलनोबिस मॉडल बेस्ड प्लान। क्या कहा जाता है? महलनोबिस मॉडल बेस्ड प्लान, महलनोबिस मॉडल बेस्ड
प्लान कहा जाता है। ओके, एंड जो महल नोबिस थे, ही इज ऑल्सो कॉल्ड दी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग महल नोबिस को कहा जाता था। पूरा नाम है इनका पी.सी. महल नोबिस। ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट और इन्होंने बताया है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन इकोनॉमिक प्लानिंग, इन डेवलपमेंट प्लानिंग। एक और थोड़ा सा डाउट है कि कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट कौन थे, तो आप बताओगे के.एन. राज थे। कौन थे? के.एन. राज थे। लेकिन कभी आपसे पूछ ले कि इंडियन प्लानिंग के ही आर्किटेक्ट कौन थे, तब आपको महल नोबिस बताना है, तब आपको महल नोबिस बताना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के रेफरेंस में आर्किटेक्ट पूछ ले तो के.एन. राज थे। गॉट इट? कौन? के.एन. राज। एंड in terms of whole Indian planning, who was the architect? It was P.C. Mahal Nobis. Got it? ओके, एंड तो हमने देख लिया कि सेकंड 5 ईयर प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस हुआ था। ठीक है, जो भी हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उनको हम डेवलप करेंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे। और सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम से जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट, क्या मिक्स्ड इकोनॉमी है वो स्टार्ट हो गई। मिक्स्ड इकोनॉमी समझ रहे हो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का तालमेल शुरू हो गया, कि सिर्फ सब कुछ पब्लिक सेक्टर नहीं देखेगा, सब गवर्नमेंट नहीं देखेगी, प्राइवेट सेक्टर भी कुछ काम करेगी और साथ में कंट्रीब्यूट करेगी। और इसी वक्त 1956 में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई थी, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी कि कैसे हमारी इंडस्ट्रीज में चीज़ें मैनेज होंगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। इससे पता चलता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, एंड हमने जो टैरिफ्स, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स भी लगाए, कि जो भी इम्पोर्ट्स थे उन पे टैरिफ्स लगाए, सो दैट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोटेक्ट हो सके। और हमने बहुत सारे स्टील प्लांट्स बनाए, जैसे कि भिलई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सब स्टील प्लांट्स है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आ रखा है कि जो बहुत अच्छे से थोड़ा डेप्थ में आया है, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट मैंने यहाँ मेंशन किया है कि सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान इनका कंप्लीशन हुआ था, ये मतलब स्टार्टिंग हुई थी। जैसे कि ये भिलई हो गया 1955 में, और राउरकेला 59 में, और दुर्गापुर भी 59 में। और जो भिलई थी वो उसको रशिया की हेल्प से हमने बनाया था, राउरकेला वेस्ट जर्मनी की हेल्प से बनाया था, और दुर्गापुर ब्रिटेन की हेल्प से बनाया था। क्यों हेल्प ली थी हमने? तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे या इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी हमारे पास, तो हमें हेल्प लेनी पड़ी थी। गॉट इट? बाकी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस टाइम स्टार्ट हुए थे, बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन। गॉट इट? हमें तो बस ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या था और टारगेट क्या था। टारगेट देख लो एक बार, टारगेट 4.5 का था कि 4.5% की ग्रोथ हमें ला दी है, और कंप्लीट हुआ 4.2% पे। ठीक है, इतना कम नहीं था, इट वॉज नाइस ओनली कि हम लोग क्लोज थे। उसके बाद आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, उसका ईयर देख लो आप, ईयर में 5 ऐड करते जाओ, 51 56 है, 61 के बाद नेक्स्ट है 61 to 66। अब जो 5 ईयर प्लान था हमारा, उसमें देखो क्या है, उसमें ये है कि हमने देखा कि पहले हमने काम किया कि हम एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, फिर हमने काम किया कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। अब ये दोनों तो अच्छे से हो रहे हैं, तो अब क्या होना चाहिए कंट्री में? अब कंट्री में हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, सेल्फ जनरेटिंग बनना है। क्या बनना है? सेल्फ रिलायंट, सेल्फ जनरेटिंग बनना है हमें, सो दैट सारी चीज़ें हम खुद से कर सकें। हर चीज़ तो हम बाहर से ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, तो हमने सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ जनरेटिंग पे काम करना शुरू किया। अपनी इकोनॉमी को हमें सेल्फ रिलायंट बनाना है थर्ड 5 ईयर प्लान में। आफ्टर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस पे हमने काम करना शुरू किया। और इसी जो 61 to 66 का टाइम पीरियड था, इसी के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन भी इंडिया में बिगिन किया था स्मॉलर स्केल पे। आपको पता है 1965 में 19 से ही ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी प्रेवलेंट हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जानते हैं ना आप? तो ये देखो मैंने लिख रखा है कि थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ है एक तरीके से। अभी आगे भी चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि उसी प्लान में खत्म हो जाएगा, बट थर्ड ईयर प्लान के टाइम में लॉन्च हुआ था। इसको कहते हैं हम सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल। क्या कहते हैं? सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल।
वी कॉल इट सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल। अब देखो इसका मॉडल का कहने का मतलब ये कि इनका कंट्रीब्यूशन उस चीज़ पे ज़्यादा था, ठीक है। और वैसे ही इसको साथ साथ गड़गिल योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गड़गिल योजना। नाउ व्हाई वी कॉल इट गड़गिल योजना? क्योंकि जो गड़गिल थे ही वाज आल्सो एन इकोनॉमिस्ट और वो भी इकोनॉमिक प्लानिंग में ही इन्वॉल्व थे और उन्होंने सजेशन दिया था काफ़ी कुछ इस प्लान के टाइम पे, इसलिए इनको कहते हैं गड़गिल योजना, इस थर्ड वाले को, या फिर सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल भी कहते हैं। ये तो नहीं आया है बट गड़गिल योजना आ सकता है। नाउ लेट्स सी कि उस वक्त टारगेट्स क्या थे हमारे। तो हमारे टारगेट थे 5.6% के और हमने कितना अचीव किया? 2.4%। सो इट्स लाइक हाफ टारगेट है। तो इट वॉज नॉट अ गुड प्लान एंड इट प्लान, ये जो है एक तरीके से फेल प्लान हो गया। थर्ड प्लान हमारा, हम बनने वाले थे सेल्फ रिलायंट बट एक फेल्ड प्लान हो गया ये। बट फेल क्यों हुआ? फेल इसलिए हुआ क्योंकि ना इंडो चाइना वॉर हुई थी 1962 में, इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 में, इसी के दौरान तो हुआ ना 62 और 65 में, तो इसलिए काफ़ी अनस्टेबिलिटी थी, ठीक है। और भी फैक्टर्स थे। एक ड्रॉट इस ड्यूरेशन में थोड़ा जो है ईस्टर्न साइड, सॉरी जो आपका ये यूपी वगैरह साइड है, यहाँ पे जो है ड्रॉट भी देखने को मिला था काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें उस पर अफेक्ट किया था। उस चक्कर में हमने क्या किया कि हमारा प्लान जो है वो इतना अच्छा नहीं हुआ। इट वॉज अ फेल्ड प्लान। ओके, द प्लान गॉट फेल्ड। इस दौरान हमने बोकारो कंप्लीट किया था। बोकारो भी एक आयरन एंड स्टील प्लांट है 1964 में, इसको रशिया की हेल्प से बनाया था। तो रशिया की हेल्प से हमने 2 प्लांट्स बना रखे हैं, बोकारो भी और भिलई भी, एक 1955 में, एक 64 में है। ये कहाँ है सिचुएटेड है? जा करके अपनी ज्योग्राफी बुक में ज़रूर देखना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद फिर ठीक है, और यस, सो नाउ वी आर डन विथ थर्ड 5 ईयर प्लान। अब आपको पता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान एक तरीके से फेल हो गया। तो जब फेल हो गया, उस फेल होने के कारण हमने क्या किया, एक नया प्लान लेके आया। अब वो नया प्लान कितना अच्छा था, कितना इफेक्टिव था, वो तो हमें नहीं पता है, बट हम लेके आए और उस प्लान का नाम था प्लान हॉलीडे। चलो प्लान से छुट्टी ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमारा प्लान फेल हो गया। लेट्स टेक अ प्लान हॉलीडे। इसमें नाम बस इसका इसलिए है क्योंकि इस वक्त हम प्लान्स को 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। तो 66 से 69 कितने साल हो गए? 3 ईयर्स के लिए हमने ये प्लान हॉलीडे लाया था। इसमें हम एनुअल प्लान लाते थे कि 66 में एक प्लान लाया, 67 में लाया, 68 में लाया और उसको रिव्यू किया करते थे। इस ड्यूरेशन में ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपैंड किया, ठीक है। और बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए अपनी कंट्री को ठीक करने के लिए, अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को ठीक करने के लिए। जैसे हमने करेंसी का डीवैल्यूएशन किया था और बैंक नेशनलाइजेशन स्टार्ट किया कि बैंक नेशनलाइज हो। देखो बैंक नेशनलाइजेशन हमने 1969 में कर रखा है। कब किया? 1969 में। तो कभी एग्जाम में आता है कि कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान बैंक नेशनलाइजेशन हुआ है, तो वो 4th में जाएगा क्योंकि जस्ट एंड हो गया ना ईयर। लेकिन जो है इसके दौरान ही हमने डिसीजन तो तभी लिया होगा। तो डिसीजन जो है बैंक नेशनलाइजेशन का 66-69 यानी कि प्लान हॉलीडे में हमने लिया था, जिस वक्त एनुअल प्लान आए थे, 5 ईयर प्लान नहीं आए थे। ओके, फिर थोड़ा 3 साल के पॉज के बाद हमने वापस से प्लान लाना शुरू किया, जो कि आ गया हमारा 4th 5 ईयर प्लान। 4th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव जल्दी से देख लो क्या था। ये जो 4th 5 ईयर प्लान था, इसको ये भी गड़गिल फॉर्मूला से इन्फ्लुएंस था। गड़गिल योजना नहीं कहोगे आप इसको, बट इट वाज इन्फ्लुएंस बाय गड़गिल फॉर्मूला। गड़गिल योजना तो ऊपर है, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान को कहते हैं, बट ये गड़गिल फॉर्मूला से इन्फ्लुएंस था काफी, क्योंकि उसने भी वो चीजें इंप्लीमेंट की थी जो गड़गिल योजना में मेंशन थी, राइट। एंड ईयर था 69 जब प्लान हॉलीडे खत्म हुआ, 69 से 74 तक, ओके 69 to 74 तक था। और हमारा तब जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि ग्रोथ लानी है स्टेबिलिटी के साथ। हम अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ग्रोथ का क्या काम, एंड वी विल प्रोग्रेस टुवर्ड सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस करना है, बट भाई ग्रोथ विद स्टेबिलिटी भी चाहिए साथ में हमको, ऐसा ऑब्जेक्टिव था हमारा। गॉट इट। इस दौरान हमने 14 बैंक नेशनलाइज किए थे, 14 बैंक्स 1969 में, जो है 19 जुलाई 1969 में हमने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया। ग्रीन रेवोल्यूशन एडवांस किया इस दौरान अच्छे से, और हमने एक प्लान लॉन्च किया था DPAP, जिसे कहते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इन 1973, राइट। हमने फैमिली प्लानिंग भी स्टार्ट की थी इस दौरान में। और इस दौरान जो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी वो थी व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन किसको लेकर के कहते हैं? मिल्क को लेकर के कहते हैं। 1970s में स्टार्ट हुआ था, इसी दौरान हुआ था, और उसके फादर हुए वर्गीस क्यूरेन। कौन है? वर्गीस क्यूरेन। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ज्योग्राफी परस्पेक्टिव, बट मैंने मेंशन कर दिया है ताकि एक ही जगह सारे नोट्स आपको मिले और दिमाग में आपकी चीज़ एसोसिएट होती चले। सो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी आपका 4th 5 ईयर प्लान था।
नेक्स्ट था आपका 5th 5 ईयर प्लान, जो कि बात करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने टाइम से आपने क्या किया? सबसे पहले आपने एग्रीकल्चर की बात की, फिर आपने इंडस्ट्रीज की बात की, फिर आपने कहा कि भाई सेल्फ रिलायंट बनते हैं, बट अच्छे से बन नहीं पाए थे आप। उसके बाद फिर आपने कहा कि जो है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी चाहिए हमको, स्टेबिलिटी चाहिए साथ साथ, और साथ में भी सेल्फ रिलायंस चाहिए, ऐसा चाहिए हमको। ये सब करने के बाद फाइनली अब आपने काम करना शुरू किया पावर्टी पे, जो आपको पता है बहुत ही इंडिया में जो है उस वक्त कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एलिमिनेट करना। तो 5th 5 ईयर प्लान वॉज टॉकिंग अबाउट रिमूवल ऑफ पावर्टी, गरीबी हटाओ योजना इसी टाइम पे आई थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी इस वक्त, इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, एंड शी लॉन्च्ड मिनिमम नीड प्रोग्राम अंडर डीपी धर। ठीक है, डीपी धर के अंदर में मिनिमम नीड प्रोग्राम्स लॉन्च किया गया था पॉवर्टी को हटाने के लिए। 20 पॉइंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, जो कि 1975 में, जो कि ये प्लान था सोशल सेक्टर स्कीम्स थे ढेर सारी, जो कि पुअर्स की, जो भी पुअर हैं पीपल या अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया था हमारा 5th 5 ईयर प्लान। इसका ऑब्जेक्टिव था, टारगेट था 4.4 का, और हमने 4.8% का टारगेट अचीव किया था, विच वॉज अ गुड थिंग। हमने अभी फोर्थ में भी टारगेट नहीं देखा था। देखो फोर्थ का भी टारगेट 5.6 था और हमने 3.3, इतना ज्यादा अच्छा अचीव नहीं किया था। सबसे बेकार था हमारा 3rd 5 ईयर प्लान, जो कि फेल था। उसके बाद फोर्थ में भी हमने कुछ इतना खास किया नहीं है टारगेट अचीव। ठीक है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम। आफ्टरवर्ड्स 5th आता है, हाँ 5th प्लान फिर से हम डिस्कस करते हैं। तो 1978 में प्लान को रिजेक्ट कर दिया था मोरारजी गवर्नमेंट ने 1977 में। एंड मतलब हुआ ये कि इस दौरान में 74 से 70, आपको पता है 1975 में इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, और 1977 में इलेक्शंस होने थे, तो वो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया, और इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दी। काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी हमारी कंट्री में। लेकिन जब 77 में वापस से इलेक्शंस हुए, तो इंदिरा गांधी की सरकार हार गई और नई सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई 1977 में। वो जैसे आए तो उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। He rejected this plan, 5th 5 year plan, and started his own plan, which is called the rolling plan. उनके प्लान को रोलिंग प्लान कहा जाता है, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। और रोलिंग प्लान जो है आपका एक फ्लेक्सिबल प्लान था कि हर ईयर उसका रिव्यू होगा, जस्ट लाइक एनुअल प्लान्स, रोलिंग प्लान्स भी वैसे ही थे। ठीक है, और ये 78 से 80 तक चला था। और इसे जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट जब वापस से 1980 में री इलेक्ट हो गई, तो फिर उसने कैंसिल कर दिया 5th 5 ईयर प्लान को, और फिर से 1980 से एक नया प्लान स्टार्ट किया, जिसे हम कहते हैं क्या, 80 to 85 6th 5 ईयर प्लान। कौन सा प्लान आया? 6th 5 ईयर प्लान आया। अब इस 6th 5 ईयर प्लान में हमने बात की कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस देख लीजिए, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में हम इंप्रूवमेंट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एंड टारगेट था हमारा 5.2 का, और 5.7% अचीव किया था, इट वॉज गुड। एंड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स भी बने थे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो, बट इट्स ओके। एंड इस 6th 5 ईयर प्लान की बाद से जो प्राइस कंट्रोल था, जो गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल करती थी, उसको एलिमिनेट कर दिया गया, और इससे नेहरूवियन सोशलिज्म का एंड हो गया। राइट, अब हम प्राइस पे कंट्रोल नहीं करेंगी गवर्नमेंट, उसको एलिमिनेट किया गया कि प्राइस इतने ही होने चाहिए। इस दौरान जो है कुछ रूरल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग भी आई थी, IRDP से कहते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान 1980 में आया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में आया था, और जो है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 1983 में आया था। गॉट इट? सो वी आर डन विथ 6th 5 ईयर प्लान। आफ्टरवर्ड्स देयर इज 7th 5 ईयर प्लान। तो जो 7th 5 ईयर प्लान था, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बात करता है ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब 7th 5 ईयर प्लान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो 7th 5 ईयर प्लान था वो बात करता है प्रोडक्शन की, कि हम फूड, वर्क, प्रोडक्टिविटी, इन 3 चीज़ों पे बात करता है। कि पहली बात तो वर्क होना चाहिए, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, फूड और प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब हमारे प्रोडक्शन में हमें ग्रोथ चाहिए। ये हमारा 7th 5 ईयर प्लान, जो कि 85 से 90 तक था, तब लॉन्च हुआ था। टारगेट 5 का था, और 6% हम अचीव कर पाए थे। और जो है इसी टाइम पे 1989 में जवाहर रोजगार योजना लाई थी, बाय मर्जिंग दी प्रीवियसली लॉन्च्ड NREP एंड RLEGP। जो ऊपर वाले हैं ना,
इनको मर्ज कर दिया गया था। इन दोनों को मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी 1989 में, टू गिव एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट पे, वर्क पे काफी फोकस था, प्रोडक्शन पे, प्रोडक्टिविटी पे काफी फोकस था। गॉट इट। बाकी और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स लॉन्च किए गए थे इस दौरान, बट हमें वो नहीं देखने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द 8 5-year प्लान। 8 5-year प्लान से क्वेश्चंस आए तो नहीं है, बट आप देख लो 8 5-year प्लान को राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है। राव मनमोहन क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, और जो मनमोहन सिंह थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे इस वक्त। टारगेट 5.6 का था, 6.8% अचीव किया था हमने। इस वक्त हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की थी और इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने की बात की थी। 8 5-year प्लान में क्या गया था? इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने की बात की गई थी। गॉट इट। और कुछ कुछ चीजें इस वक्त लॉन्च हुई थी, जैसे पंचायती राज जो आपको इंस्टीट्यूट है 1992 में, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, नगर पालिका को भी दिया था। और पीएम रोजगार योजना भी शुरू की थी 1993 में, और मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया था 8 के दौरान, जो 2021 में पीएम पोषण से जानने लगे थे लोग इसे, उसको रीनेम कर दिया गया था। तो 8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 5-year प्लान हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं हम। 9 5-year प्लान, ये सारे 5-year प्लान इंपॉर्टेंट हैं जो आ रहे हैं अब। 9 5-year प्लान जो था ये बात करता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस कौन सा 5-year प्लान बात करता है? 9 5-year प्लान बात करता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। उस टाइम ये कुछ चीजें लॉन्च की गई थी, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम से, आपको ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स मत भूलिएगा। टारगेट 6.5% का था, 5.4% अचीव किया था। इस वक्त कारगिल का वॉर भी हुआ था, बट ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत हैम्पर हुआ है। तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस 9 5-year प्लान था। 10 5-year प्लान आप देख लो। जो 10 5-year प्लान था वो बात करता है इंक्लूसिव इक्विटेबल, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। मतलब हमें एक इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। ये अब यहाँ से ना 10 11 12 इसी से रिलेटेड है, इंक्लूसिव ग्रोथ से। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। जो आपके 10 11 12 हैं वो यहाँ से रिलेटेड है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे वो बात करते हैं। आगे आप देखोगे तीनों में ही मेंशन है, तो इसलिए 10 11 12 एक साथ पढ़ा देती हूँ। तो 10 11 12 में देखो क्या है। 10 में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है और इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, और ये सारी चीजें लाई गई थी। नरेगा लाया गया है, ठीक है, मनरेगा जिसे आप कहते हो 2005 में। आरटीआई एक्ट भी आया था 2005 में, और 86 अमेंडमेंट एक्ट से हमने 2002 में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट भी बना दिया था। ये सब चीजें हुई थी 10th के टाइम। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देख लिया आपने, क्या था ऑब्जेक्टिव? इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सब हर चीज हर सेगमेंट में आपको जो है ग्रोथ करनी है और सबको इंक्लूड करना है। ये नहीं कि कोई सेक्टर बाहर हो जाए या कोई सेक्टर कम परफॉर्म करे। इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए और इक्विटेबल डेवलपमेंट, कि सबके पास समानता से आप डेवलपमेंट को करो। 8.1% का टारगेट था और टारगेट 7.6% था, आसपास था। तो जो इसके बाद 11 5-year प्लान आया ना, उसमें कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस खास हुई नहीं है। हमने इंक्लूसिव ग्रोथ तो तब भी रखी थी, बस इंक्लूसिव ग्रोथ के आगे दो चीज लगा दी, क्या? मोर एंड फास्टर। मोर एंड फास्टर ये ऑब्जेक्टिव बन गया हमारा 11 5-year प्लान का, और कुछ नहीं किया। ये कुछ चीजें थी उस दौरान आई थी जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद जो 12 5-year प्लान था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बार इस पे क्वेश्चन पूछा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में एक बार देख लेना। इसमें क्या किया है? इसमें कुछ किया नहीं है। ऊपर जो इंक्लूसिव ग्रोथ था, इंक्लूसिव ग्रोथ तो यहाँ पे भी है। जो फास्टर और मोर था, फास्टर और मोर यहाँ पे भी है, बट इसको सस्टेनेबल वर्ड ऐड कर दिया कि भाई फास्टर मोर तो है ही है, सस्टेनेबल भी रखना है हमें इसे। तो यहाँ से इंक्लूसिव, यहाँ से फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और यहाँ से फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई थी 12 5-year प्लान में। और टारगेट था हमारा 11 5-year प्लान में 9% का टारगेट था और 8% अचीव किया, और 12th में 8% का टारगेट था और हमने क्या अचीव किया? क्या अचीव किया वो तो हमें नहीं पता अभी फिलहाल के लिए, इतना ही जानिए, क्योंकि 14 में तो एंड कर दिया गया। 17 तक जाना था, 5 साल होते ना, 12 से 17, बट 14 में ही एंड कर दिया गया था इस प्लान को, क्योंकि तब गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को। अच्छा, 12 5-year प्लान में ना जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं हम कि मॉनिटरेबल टारगेट्स रखे थे 7 हेडिंग्स के अंदर। वो हेडिंग क्या क्या थी? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें रियल जीडीपी को 8% पे टारगेट रखना है, जो कि यहाँ पे टारगेट है हमारा 8% का। एग्रीकल्चर को 4% पे टारगेट करना है हमें, और मतलब एग्रीकल्चर ग्रोथ को 4% पे लेके जाना है, और मैन्युफैक्चरिंग को 10% पे लेकर के जाना है।
ये हमारे 3 इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट्स थे। और फिर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे भी हमने कुछ टारगेट्स रखे थे कि हमें लोगों को स्किल सर्टिफिकेशन कराना है, स्किल्स लोगों की इंप्रूव करनी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। पॉवर्टी रेट को रिड्यूस करना है बाय 10%, 5 करोड़ नए वर्क अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सेकंड था। थर्ड पॉइंट था एजुकेशन से रिलेटेड, फोर्थ पॉइंट था हेल्थ से रिलेटेड, फिफ्थ पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्स पॉइंट था इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी और सेवंथ पॉइंट था सर्विस डिलीवरी। गॉट इट। उसके बाद फाइनली हमारा 5 ईयर प्लान खत्म हुआ। हमने 2000, आपको जैसे बताया मैंने, 2014 में हमने इसको एंड कर दिया गया और हमने नया चीज़ लाया जिसका नाम था नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से ये इम्प्लीमेंट हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, वैसे आती नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि ईयर कौन सा था, 2015। ये इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, जस्ट लाइक प्लानिंग कमीशन। दैट मीन्स इट इज नॉट मेड बाय सम लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशनल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि कोई अमेंडमेंट एक्ट से नहीं आई है। ये भी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से आई है। सो ठीक है, इसीलिए इसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं कहेंगे। ये पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सोच के बताती है, सजेशन देती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती है, याद रखना, डू नॉट इम्प्लीमेंट, बट बताती है, सजेशन देती है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, रिकमेंडेशंस देती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, और एक बॉटम अप्रोच रखती है। बॉटम मतलब नीचे से शुरू करेंगे, नीचे ज़्यादा गवर्नेंस होना चाहिए और फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं, बॉटम से हम अप जाएंगे। बॉटम अप अप्रोच है इसकी। मैक्सिमम गवर्नेंस ज़्यादा हो और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम हो, ठीक है। और जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, जस्ट लाइक प्लानिंग कमीशन। पीएम हमारे इसके चेयरमैन होते हैं। और जो नीति आयोग कैसे प्लानिंग करता है, वो 3 डॉक्यूमेंट्स रिलीज करता है। उसका विजन होता है 15 ईयर का, और 7 ईयर की स्ट्रैटेजी, और एक एक्शन एजेंडा 3 ईयर का, यानी कि 15, 7 और 3 ईयर का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट बस नीति आयोग था कि है क्या, वो उतना इंपॉर्टेंट था। सो विद दिस वी आर डन विथ 5 ईयर प्लान्स। आपको क्या करना है, 5 ईयर प्लान्स को वापस से एक जगह लिखना है, उनके टारगेट्स लिखो। टारगेट्स ना भी तो लिखो, बट ये जरूर लिखो कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे वो आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। गॉट इट। ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं। आपको तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूं, बट ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, ये पूछ रहा है कि कौन सा टारगेट नहीं है 12 5 ईयर प्लान के दौरान। अभी अभी हमने पढ़ा है 12 5 ईयर प्लान को। 8% का जीडीपी ग्रोथ चाहिए था, यस। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5% का चाहिए था, नो, 4% का चाहिए था। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 10% का चाहिए था, यस। इंक्रीज इन ग्रीन कवर बाय 1 मिलियन हेक्टेयर एवरी ईयर ड्यूरिंग द प्लान। देखो इतना डेप्थ में हमने पढ़ा तो नहीं है, बट आपने देखा था ना वहां पे एक इन्वायरमेंट सेगमेंट था, उस इन्वायरमेंट सेगमेंट में ये पॉइंट है, ये चाहिए था हमको, ठीक है। तो ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था। ये जो 4% वाला है तो साफ गलत लिखा हुआ है। 5% कब बोला मैंने, 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट चाहिए थी, तो ये हमारा राइट आंसर है, बी आंसर, कि ये इट वाज नॉट अ टारगेट ऑफ 12 5 ईयर प्लान। आफ्टरवर्ड्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेहरू महल लोबी स्ट्रेटेजी का डेवलपमेंट सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था। आपको ये क्वेश्चंस खुद से करने हैं। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल पे आओ, आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आपको सॉल्व करने और सॉल्व करके देखना है कि इतनी देर आपने पढ़ा तो आपको कुछ आ रहा है कि बस ऐसे ही पढ़ा। तो इसलिए क्वेश्चंस खुद से करिएगा। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई थी, मुझे पता है लेंदी होती, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था, बट इस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो पक्का से आपका हो जाएगा। एक 30 मिनट की वीडियो है, अच्छे से आप इसे देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, और 1.5x की स्पीड पे देख लेना चाहिए आपको वीडियो को, एटसेट्रा। ओके। अब और कुछ तो इसमें रहा नहीं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया गया है। नोट्स आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे हमें कांटेक्ट करो, और प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले टू प्रोवाइड मोर एंड मोर सच कंटेंट विच आर हेल्पफुल फॉर यू। एंड कितने हेल्पफुल है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ चेंज करना है वो भी बताइए। वी आर रेडी फॉर योर फीडबैक एंड वी आर वर्किंग ऑन more important topics. So with this I end today's lecture. Thank you so much for watching. पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम आपका बहुत ही पास में है। All the very best. Till then take care. I'll see you in the next video. Bye bye.